ललकार पाकिस्तान के ऐसे कमांडो की दास्तान जो लड़ाई झगड़े को पसंद नहीं करता था। सियासत ने, हालात ने और पुलिस ने उससे उसका प्यार छीन लिया। वो आदमी बेजार हो गया। फिर एक दोस्त ने उसकी ज़िंदगी बदल दी। वो दिन ब दिन फुलादी जिस्म और अरादों का मालिक बनकर अपने और मुल्क दुश्मनों पर टूट पड़ा। दास्तान की तरफ चलने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करके अपनी मोहब्बत का सबूत दें। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ललकार किस्त नंबर 13। इसी सना में इमरान एक चमकीला कास्टूम पहनकर वापस आ गया। इस लिबास में उसका कसरती जिस्म झलक दिखाता था। शाहीन ने उसे तरीफ़ी नज़रों से देखा और वो बेबाकी से उसकी तरफ झुका और सरगोशी में बोला, ऐसी नज़रों से मत देखा करो जाने मन, किसी दिन मोटरसाइकिल समेत सर के बल गिरूंगा। तुम्हारी तरफ तो देखना भी गुनाह है वो अंसी, और ये गुनाह तुम रोज़ करती हो, वो भी ऐन उस वक़्त जब मेरी एंट्री होने वाली होती है। क्यों अपने होने वाले बच्चों पर जुल्म करती हो? फॉर गॉड से ना किया करो ऐसा। इमरान के फिक्रे पर शाहीन का रंग शाब भी हो गया और वो पहले बुरी तरह शर्माई, फिर गोल्ड ड्रिंक की खाली बोतल पकड़कर बोली, मैं सर तोड़ दूंगी तुम्हारा। हाँ ठीक है, दिल के बाद अब सर की बारी ही तो आनी है। शायद वो कुछ और भी कहता, लेकिन इसी दौरान उसकी नज़र टेबल कैलेंडर पर पड़ी। उसने गौर से देखकर तसल्ली की और बोला, आज हफ्ता है ना, चलो ये भी ठीक हुआ। ये हफ्ते वाला फिक्रा उसने पिछले 5-6 घंटों में कम से कम 4 दफ़ा कहा था और हर बार उसकी आंखों में अजीब सी चमक नज़र आती थी। पता नहीं वो क्या सोच रहा था। सर्कस का पंडाल और मौत का कुआं एक दूसरे से करीबन 50 कदम के फासले पर वाक़या थे। दोनों जगहों से तमाशाइयों का शोर बुलंद हो रहा था। गाहे बगाहे म्यूज़िक की आवाज़ें भी उभरती थी। मेरा नया कास्ट्यूम तैयार है? इमरान ने असिस्टेंट मैनेजर आवाज़ से पूछा। हाँ इमरान भाई, एकदम डैडी। सर्कस में आपकी एंट्री 9:30 बजे के करीब है। असिस्टेंट मैनेजर और इमरान की बातों से मुझे अंदाज़ा हुआ कि इमरान मौत के कुएं के अलावा सर्कस के झूलों पर भी काम करता था। इसके जिस्म पर एक अच्छे जिम्नास्टर की खसूसियात मौजूद थी और नज़र भी आती थी। हम जिस जगह बैठे थे ये एक बड़ा शामियाना था। इस शामियाने ने ही एक हिस्से को लकड़ी के पार्टीशन से दफ्तर की शक्ल दे दी गई थी। शामियाने में मुख्तलिफ फनकार वार्म अप होने में मसरूफ़ थे। मौत के कुएं की तरफ से गाहे बगाहे तालियों की आवाज़ भी उभरने लगी थी, जिससे अंदाज़ा हुआ कि वहाँ छोटा मोटा तमाशा शुरू हो चुका है। 2 मुलाजिम लड़के इमरान की मोटरसाइकिल चेक करने में मसरूफ़ थे। इमरान ने मेरी तरफ देखा और अपने मखसूस मुस्कुराते लहजे में बोला, बैठोगे मेरे साथ? नहीं, मैंने रुखाई से जवाब दिया और दूसरी तरफ देखने लगा। चलो तमाशा तो देखो, उसने कहा। फिर मेरे जवाब का इंतज़ार किए बगैर एक अटे कट्टे शख्स से बोला, सैंडो ताबिश को अंदर ले आओ। सफ़ा चट सर वाले सैंडो ने मेरी तरफ देखा, जैसे खामोशी की ज़बान में कह रहा हो, आओ जी मेरे साथ अपने हीरो भाई के कमालात देखो। शामियाने के एक जानब रास्ता सा था। इस रास्ते की दीवारें कन्नातों से बनी हुई थी। मौत के कुएं में करतब दिखाने वालों को इसी रास्ते से गुजर कर कुएं में दाखिल होना था। मैं सैंडो के साथ अंदर जाना नहीं चाहता था, लेकिन चारों नचार चला गया। ऊपर से मौत के कुएं में बार बार झांका था, लेकिन आज मैं कुएं के अंदर था। यहाँ ऐन दरमियान में लोहे की 3-4 कुर्सियाँ भी पड़ी हुई थी। उनके पास ही छोटा सा डेक था, जिससे उभरने वाली मौसीकी 3 बड़े स्पीकरों के ज़रिए कुएं से बाहर गूंज रही थी। कुएं के बलाई किनारे पर 200-250 तमाशाइयों के नहायत मुश्ताक चेहरे नज़र आ रहे थे। कुएं के अंदर लड़कियां और 2 हिजड़े भी मौजूद थे। उन्होंने ज़र्क बर्क लिबास पहन रखे थे। चेहरों पर सुर्खी पाउडर थोपा हुआ था। ये सब उल्टा सीधा डांस कर रहे थे। डेक पर गाना बज रहा था, सोनवे बलौरी अखवाल। मुझे लगा कुएं के अंदर मैं भी एक तमाशा हूँ और अनगिनत बलौरी आँखें मुझे भी घूर रही हैं। मैं ये सोचने पर मजबूर हो गया
कि अगर इत्फाकन इन तमाशाइयों में से कोई मेरा शनासा भी हुआ तो मुझे इस हाल में कुएं के अंदर देखकर क्या महसूस करेगा। शायद वो समझे कि मैंने भी मौत के कुएं में काम करना शुरू कर दिया है और मेरे जिस्म पर जो चोटें नज़र आ रही हैं वो इसी काम के सिलसिले में लगी हैं। एक बार फिर जी में आई कि खामोशी के साथ यहाँ से खिसक जाऊँ, लेकिन इमरान ने मेरा पक्का इंतज़ाम करके मुझे अंदर भेजा था। लड़की शाहीन की तरह सैडो भी मेरा मेज़बान था, लेकिन उसके साथ साथ निगरान भी था। लड़कियों और हिजड़ों को गाने की धुन पर बेहुदा डांस का अच्छा रिस्पांस मिलने लगा। ऊपर से नोट फेंके जाने लगे। इसी दौरान में इमरान की अजीबल खलकत मोटरसाइकिल ने अंगड़ाई ली और बेदार हो गई। उसकी आवाज़ ने करीबो जवार की हर खूबसूरत व बदसूरत आवाज़ को ढांप लिया। तमाशाइयों ने अभी मोटरसाइकिल को देखा नहीं था, मगर उनके अंदर जोशो खरोश की लहर दौड़ गई। मौसीकी बंद हो गई और डांसर ने कुआं खाली कर दिया। कुछ ही देर बाद इमरान कुएं में दाखिल हुआ। लोगों ने पुरजोश तालियां बजाईं। उसने हाथ लहराकर जवाब दिया। फिर उसने रफ्तार तेज़ की और अपने फ़न का मुजाहरा शुरू कर दिया। अगले 5-6 मिनट मेरे लिए इंतहाई हैरतअंगेज़ थे। ख़ास तौर पर आखिरी 2 मिनट मुझे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। मौत के कुएं का तमाशा मैंने इससे पहले भी कई बार देखा था, बल्कि कुएं में कारें भी चलती देखी थी, मगर इमरान ने जो आइटम पेश किए वो हैरान कुन थे। पूरी स्विंग में चलती हुई मोटरसाइकिल पर औंधा लेटना, उल्टा बैठना, घुटनों के बल बैठना, एक घुटना टेक कर दोनों हाथ फजा में फैला देना। हर घड़ी यही लगा कि वो अहमकाना जोश का मुजाहरा कर रहा है और अभी किसी हादसे का शिकार होकर नीचे गिर जाएगा। उसका गिरना उसके लिए ही नहीं, कुएं के अंदर मौजूद 2-3-4 अफराद के लिए भी खतरनाक साबित हो सकता था, जिनमें मैं भी शामिल था। मोटरसाइकिलों के जोर से लकड़ी का बना हुआ पूरा कुआं बुरी तरह हिल रहा था। शो के आखिरी हिस्से में एक और मोटरसाइकिल सवार भी इमरान के साथ शामिल हो गया। दोनों सवारों ने अपने पीछे 2 लड़कियां भी बिठाई। इनमें इमरान के पीछे वही हल्की भूरी आंखों वाली शाहीन बैठी। बहरहाल तमाशे के इस आखिरी हिस्से में भी इमरान को ही मरकज़ी हैसियत हासिल रही। तमाशाइयों ने इसकी हर ख़तरनाक अदा पर दिल खोल कर तालियाँ बजाईं। आखिर में वो चंद सेकंड के लिए मेरे पास रुका। अपने मखसूस अंदाज में मेरी तरफ देख कर चुप कर बोला, आओ यार, 2 मिनट के लिए तुम भी इस राउंड का मज़ा ले लो। सच कहता हूँ, नशा हो जाएगा। सॉरी। मैंने हतलमकान अपने चेहरे को सख्त रखा। उसने मेरे कंधे पर हाथ रखा और अपनी मकनातीसी आंखें मेरी आंखों में गाड़ कर हौले से बोला, जो डरता है वो मरता है, जो मरना है तो फिर डरना क्या। तो क्या तुम चाहते हो कि मैं यहाँ से चला जाऊँ? मैं उठते हुए बोला। उसने एकदम अपने दोनों हाथ मेरे कंधे पर रख दिए। अरे नहीं, बैठो बैठो। एक तो तुम गुस्से में एकदम आ जाते हो। अच्छा, अब मैं कुछ नहीं कहूँगा, तुम्हारी मर्ज़ी के ख़िलाफ़। अब एक आखिरी आइटम है, उसके बाद चलते हैं। और अगर इससे बात करते करते अचानक रुकना पड़ा, क्योंकि उसके मोबाइल की घंटी बजने लगी थी। उसने कॉल रिसीव की और से बोला, हाँ जी, इमरान स्पीकिंग। दूसरी तरफ से कुछ कहा गया जो उसने ध्यान से सुना। फिर जवाब में बोला, पर मलक साहब, SHO से तो हमेशा आप ही बात करते हैं। हमारा काम तो अंदर के मामले संभालना होता है। जी हाँ, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन पिछली बार भी तो आपसे ही बात हुई थी। दूसरे हफ्ते में पैसे भी बढ़ाए थे आपने। जवाब में फिर कुछ कहा गया जो इमरान ने ध्यान से सुना और आखिर में बोला, तो फिर क्या किया जाए? टिकट बढ़ा दिया जाए? नहीं, ये कैसे हो सकता है? बात करते करते वो मोटरसाइकिल से उतरा और कुछ फासले पर चला गया। फिर फ़ोन कान से लगाए वो कुएं से निकला और गालबन मैनेजर या असिस्टेंट मैनेजर की तरफ गया था। इस नामालूम फ़ोन कॉल के बाद मैंने पहली बार इमरान के चेहरे पर थोड़ी संजीदगी देखी थी। मेरे करीब खड़ा सैंडो और दीगर अफराद भी कदरे संजीदा नजर आने लगे थे। वो आपस में सरगोशियाँ कर रहे थे। मेरी छठी इस कहने लगी कि यहाँ कुछ छुपाया जा रहा है। इस तमाशे के साथ साथ यहाँ कोई ज़बरदस्त किस्म का घपला हो रहा है या होने वाला है। कोई ऐसा काम जिसे करने से पहले यहाँ के अहम अफराद तनाव की कैफियत में हैं। क्या ये कोई ख़तरनाक काम है? क्या कोई संगीन किस्म की कानून शिकनी होने वाली है? या फिर
मेरे जहन में एक बार फिर ये बात आई कि मैं यहाँ से निकल जाऊँ। मैं कोई इनका कैदी नहीं था। मैं अब तक सिर्फ इमरान के इसरार पर वहाँ रुका हुआ था। सैंडो और दीगर अफराद आपस में सरगोशियाँ कर रहे थे। मुझे खिसकने का मौका मिल सकता था। मैं अपनी जगह से उठा, लेकिन उसी वक्त इमरान फिर मुस्कुराते चेहरे के साथ अंदर दाखिल हो गया। उसकी मुस्कुराहट भी अजीब चीज़ थी। वो अपनी अजीबो गरीब मोटरसाइकिल पर बैठा उसने मेरी तरफ देखकर हाथ हिलाया। उसकी आंखों में बला की चमक और बेखौफी थी। तब वो एक बार फिर कुएं के अंदर मोटरसाइकिल दौड़ाने लगा। मोटरसाइकिल का शोर बेपनाह था। इमरान ने पूरी रफ्तार से चलती मोटरसाइकिल पर चंद और नहायत ख़तरनाक करतब दिखाए। हर घड़ी यही लग रहा था कि वो ज़रूरत से ज़्यादा इत्मीनान का शिकार है और अपना कोई नुकसान कर बैठेगा। देखने वालों के सांस सीने में अटके हुए थे। उसके साथ साथ वो तालियां भी पीट रहे थे। आखिर इमरान का तमाशा ख़त्म हुआ और वो ज़बरदस्त तालियों के शोर में नीचे आ गया। उसकी मोटरसाइकिल मुलाजमीन ने संभाल ली। वो तमाशाइयों में की तरफ हाथ लहराता हुआ मौत के कुएं से बाहर निकल गया। मैं भी हटे कटे सैंडो के साथ वापस शामियाने में आ गया। कैसा लगा मेरा तमाशा? उसने पूछा। बहुत अच्छा, मैंने मुख्तसर जवाब दिया। मैं रात 2 बजे तक इस शख्स के साथ रहने का वादा कर चुका था। यह वादा निभाना मुझे मुश्किल नज़र आ रहा था। एक तो मेरी जिस्मानी चोटें मुझे मुसलसल तकलीफ़ दे रही थी, दूसरे मेरी ज़हनी तकलीफ़ जिस्मानी तकलीफ़ से कहीं बढ़कर थी। इस वक्त मेरा दिल चाह रहा था कि कहीं कोई खामोश जगह हो, गहरी तारीख और बिल्कुल तन्हा में आंखें बंद करके लेट जाऊं और एक आध घंटे के अंदर अंदर अपनी ज़िंदगी के बारे में कोई हतमी फ़ैसला कर लूं। फैसला कर लूँ मुझे ज़िंदा रहना है या मरना है। अगर मरना है तो किस तरीके से, और अगर ज़िंदा रहना है तो फिर किस तरफ का रुख करना है। ये बात तो मेरे तसव्वुर में भी नहीं आ सकती थी कि मैं फिर अपने घर की तरफ लौटूंगा, इन सब लोगों का सामना करूंगा जो मेरी बेमिसाल ज़िल्लत की वजह थे और रसवाई के शाहिद थे या इस बारे में जानते थे। इमरान अपने मामूल के काम भी कर रहा था और साए की तरह मेरे साथ भी लगा हुआ था। उसने अपना कास्ट्यूम बदला और कुछ ही देर बाद मुझे एक बार फिर सैंडो और शाइन के हवाले करके अपनी दूसरी एंट्री के लिए तैयार हो गया। इसकी ये एंट्री सर्कस में थी। पंडाल के अंदर काफ़ी तादाद में तमाशाई मौजूद थे। कुछ पोर्शन तो खचाखच भरे हुए थे। शायद इसकी वजह यह थी कि ये वीकेंड की शाम थी। इस मरतबा इमरान ने झूलों पर अपने कमालात दिखाए। उसके साथ 5-6 मज़ीद बाजीगर भी शामिल थे। इनमें 3 लड़कियां थीं। यहाँ भी इमरान का रद्द अमल अहम रहा। उसे दूसरे बाजीगर सलीम और शहजाद को खूब दाद मिली। ये नहायत पुरखतर लम्हे थे। बहरहाल जान के तफज़ के लिए झूलों के नीचे जाल वगैरह मौजूद था। 11:30 बजे के लगभग शो ख़त्म हो गया। तमाशाई जौक दर जौक पंडाल से निकलने लगे। शो में हिस्सा लेने वाले इंसान और जानवर भी सबकदोश होकर अपने अपने ठिकानों पर पहुंच गए। सर्कस के इर्द गिर्द मौजूद फालतू रोशनियां बुझाई जाने लगी, लेकिन मैं महसूस कर रहा था कि अभी खेल मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हुआ। अभी यहाँ कुछ बाकी है और जो बाकी है वो इस सारे खेल से ज़्यादा अहम है। इमरान, शहजादे और इसके दीगर साथी ने स्पेशल शामियाने में पुरतकल्लफ खाना खाया और बादामों वाली सब्ज़ चाय पी। इमरान के बेपनाह इसरार के बावजूद मैंने एक लुक़मा नहीं लिया और ना ही ले सकता था। मेरे खूंचका सीने में तो कुछ और तरह की जंग जारी थी। 12:30 बजे के लगभग इक्का दुक्का गाड़ियाँ आकर सर्कस की पार्किंग में रुकने लगी। ये सब शानदार गाड़ियाँ थीं, होंडा, टोयोटा और पजारो वगैरह। दूसरी तरफ असिस्टेंट मैनेजर अब्बास और इंतज़ामिया के दीगर अफराद सरगोशियों में बातें कर रहे थे, ख़ास इंतज़ामात में मशगूल थे। इमरान ने मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, ताबिश यार, अब तुम्हें एक ख़ास तमाशा दिखाते हैं। वैसे तो इस तमाशे का टिकट तकरीबन 15-20 गुना है, लेकिन तुम्हारे लिए तो ये पहले की तरह मुफ्त है। हमारे साथ रहोगे तो ऐसे ही मज़े करोगे यार। उसने मेरा कंधा थपथपाते हुए कहा।
शायद वो और भी कुछ कहता, लेकिन मैंने घूर कर देखा तो वो जल्दी से बात बदल गया। बस अब ज़्यादा देर नहीं यार, 5 मिनट का इंतज़ार रह गया आपका। कुछ देर बाद हम फिर पंडाल में थे। इस बार पंडाल तकरीबन खाली था, सिर्फ स्पेशल क्लास जहां कालीन बिछे हुए थे, रसूबे वगैरह रखे थे, तकरीबन 40 अदद तमाशाई मौजूद थे। कुछ ही देर बाद उनकी तादाद 50-60 तक पहुंच गई। इनमें से ज़्यादातर नौजवान अमीरजादे नज़र आते थे जो टोलियों की सूरत में आए थे। कुछ बड़ी उम्र के लोग भी थे जो अपने लिबास और चेहरों से बेफिक्र टाइप के दौलतमंद लगते थे। मैं स्पेशल क्लास की तीसरी कतार में बैठा था। सैंडो मेरी दाएं जानब, शाहीन बाएं जानब थी। फिर मैंने एक हैरत अंगेज मंजर देखा। चूल्हों के नीचे से 2 हिफाजती जाल हटा लिए गए। ये क्या हो रहा है? मैंने शाहीन से पूछा। तो ये थी किस्त नंबर 13, ललकार।